डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोड़ा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंटिन्यूएशन में हम एक नया टॉपिक और आज ले रहे हैं, दैट इज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। व्हाट इज एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट? These are the reagents which are used to spread out the NMR absorption pattern without changing the applied magnetic field are called as NMR shift reagent। जैसे हम कोई कॉम्प्लिकेटेड NMR स्पेक्ट्रा अगर हमारे पास आता है और उसमें हमें ये नहीं पता लगता कि ये मल्टीप्लेट कितने भागों में विभक्त है, या ये क्वाड्रेट है, या ये डबल डबलेट है, तो उस स्थिति में हम NMR शिफ्ट रिएजेंट का यूज करते हैं। इस NMR शिफ्ट रिएजेंट को सैंपल के साथ ऐड कर दिया जाता है। सो बाय एडिंग द शिफ्ट द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल शिफ्ट ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन इंक्रीजेस। तो ये स्प्रेड अप हो जाता है और इसकी दूरी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे आपको ये आसानी से पता लगता है कि इसमें कपलिंग कैसे हो रही है। अब ये जो NMR शिफ्ट रिएजेंट्स होते हैं ये आयंस होते हैं रेयर अर्थ मेटल के, विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द ऑर्गेनिक लिगेंड्स। इसका एक एग्जांपल है यूरोपियम के साथ 3 मॉलिक्यूल जो है वो DPM के जुड़े हुए हैं। तो 3 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेस डाइपिवेलो मीथेनेटो यूरोपियम। एक दूसरा NMR शिफ्ट रिएजेंट है EUFOD होल थ्राइस ट्रेस 111223 हेप्टाफ्लोरो F77 डाइमिथाइल 135O ऑक्टाडाइनेटो यूरोपियम। तो यूरोपियम रेयर अर्थ मेटल के साथ ये 2 ऑर्गेनिक लिगेंड हम जोड़ेंगे तो ये एक NMR शिफ्ट रिएजेंट बनाता है। ये यूरोपियम है और ये इसके ऊपर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये R ग्रुप जो है वो ये हो सकता है और इस वाले के लिए ये R ग्रुप ये हो सकता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 1 हेप्टेनॉल है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक CH2 ग्रुप और लगाएं इसमें। तो इसमें ये जो CH3 ग्रुप है ये यहां पर आ रहा है। ये जो CH2 ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे यहां पर मर्ज हो रहे हैं। एक CH2 ग्रुप जो OH से जुड़ा हुआ है वो यहां आ रहा है और एक OH ग्रुप जो है वो यहां पर आ रहा है। तो इस स्थिति में आप देखिए ये तो बिना न्यूक्लियर NMR शिफ्ट रिएजेंट के है और ये वाला जो है वो विद शिफ्ट रिएजेंट के है। तो ये जो सिग्नल आ रहा था अब ये फैल गया है, ब्रॉडन हो गया है। किसके रूप में? एक ट्रिपलेट के रूप में ब्रॉडन हो गया है। ये वाला जो CH2 है वो इससे और इससे कपल करके एक मल्टीप्लेट दे रहा है। इसी तरीके से ये CH2 ग्रुप इससे और इससे कपलिंग करके एक मल्टीप्लेट दे रहा है। ये इससे और इससे करके कपलिंग करके ये दे रहा है, ये वाला ये दे रहा है और ये वाला ये दे रहा है। तो ये जो पहले ऐसे ब्रॉड से सिग्नल्स आ रहे थे, NMR शिफ्ट रिएजेंट ऐड करने से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। केमिकल शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ब्रॉडन हो गया है। तो केमिकल शिफ्ट बढ़ने के साथ हमारे को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है कि ये ट्रिपलेट था, मल्टीप्लेट था, क्वार्टेट था या डबल डबलेट था। तो NMR शिफ्ट रिएजेंट का यूज करके हम कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। The last topic is application of NMR spectroscopy। हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, किस तरह की न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तीसरा, उनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स की क्या है उसको भी हम NMR की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चौथा है कि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में बी स्टडी, जैसे केमिकल एक्सचेंज है कि कौन सा बॉन्ड किस रेट से टूट रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। या रिजोनेंस ऑफ द प्रोटॉन ऑफ अननोन कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड। रिजोनेंस किसके? जैसे कोई प्रोटॉन अटैच्ड है किसी से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, व्हेन द प्रोटॉन इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। जैसे हमने इथेनॉल का एग्जांपल लिया है,
ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर ये प्योर अल्कोहल है तो इस OH की सिग्नल आती है 5.35 ppm पर। अगर इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में लेते हैं जो नॉन पोलर मीडियम है तो डेल्टा की वैल्यू, इस OH की वैल्यू 2 to 4 ppm तक आती है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अगर हम कोई प्योर अल्कोहल लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा होती है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन पर, जिससे ये डी शील्डेड हो जाते हैं और डी शील्डेड होने से ये डाउन फील्ड शिफ्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है डेल्टा की वैल्यू जो है वो आपकी हाई आएगी। और अगर किसी पोलर मीडियम में ले लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, जिससे ये शील्डेड हो जाएंगे और शील्डेड होने के कारण ये हाई वैल्यू पर शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज द लो वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो किसी भी एल्कोहल में उसकी प्योरिटी क्या है, उस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, ये भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर मान लो किसी सैंपल के अंदर प्रेजेंट है एक इम्प्योरिटी के रूप में और वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो OH का सिग्नल 4.7 ppm पर आएगा। अगर हम वाटर की क्वांटिटी को और कम कर दें तो ये सिग्नल 1.5 ppm पे आएगा, क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फिनॉल लें तो फिनॉल के अंदर भी बिल्कुल अल्कोहल जैसा ही होगा। जो OH है फिनॉल का वो भी केमिकल एक्सचेंज करेगा। केमिकल एक्सचेंज करने के कारण यहाँ पे 4.4 से 7.5 पर एक शार्प सिग्नल आएगा। ये डिपेंड करेगा आप किस टेम्परेचर पे NMR स्पेक्ट्रा ले रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन क्या है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है जो ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है, अगर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें डायमराइजेशन नहीं होगा, तो ये वैल्यू 10 to 13 ppm पे आएगी। अगर पोलर मीडियम में है तो इसके अंदर क्या होगा, डायमराइजेशन होगा और ये एक सिंगलेट के रूप में आएगी। ये भी डिपेंड करेगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर और उसके टेम्परेचर के ऊपर। तो ये स्थिति थी जब ऑक्सीजन जो है वो फिनॉल के रूप में मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में मौजूद है या वाटर के रूप में मौजूद है। अब दूसरा हम केस ले रहे हैं व्हेन द प्रोटॉन इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। अगर ये सिंपल एक NH है तो ये शार्प सिंगलेट के रूप में आएगा। इसका मतलब फास्ट एक्सचेंज है और पड़ोस वाले कार्बन एटम से इस पे कोई कपलिंग नहीं हो रही। अगर इसमें मान लीजिए इसकी एक्सचेंज रेट को कम कर दिया जाए तो ये ब्रॉड सिग्नल के रूप में आएगा, अगर मॉडरेट एक्सचेंज है तो। और ये ब्रॉड सिग्नल जो है वो अगर इसकी अंदर और भी अगर हम इस केमिकल एक्सचेंज की रेट को कम कर दें तो ये पड़ोस वाले कार्बन एटम के साथ कपल करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें, CH3NH COO CH2 CH3, ये एक एग्जांपल है जिसमें आप देखें नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये एक ब्रॉड सिग्नल के रूप में आ रहा है 5.16 से। ये इसके साथ कपल नहीं कर रहा, ये कपल करता तो ये डबलेट के रूप में आता। और ये जो CH3 है वो 2.78 पर एक सिंगलेट के रूप में आ रहा है, यानी ये भी इसके साथ कपल नहीं कर रहा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जो है वो रैपिड एक्सचेंज करता है। तो ये इसके साथ कपल नहीं कर रहा, ये इसके साथ कपल नहीं कर रहा, ये एक ब्रॉड सिग्नल के रूप में यहाँ पर आ रहा है और ये एक सिंगलेट के रूप में यहाँ पर आ रहा है। इन कार्बन को देखें तो ये जो CH2 है ये इस CH3 के साथ 3 प्रोटॉन के साथ कपल करेगा तो क्वार्टेट के रूप में आएगा, और ये 3 प्रोटॉन इस CH2 के साथ कपल करेंगे तो एक ट्रिपलेट के रूप में आएंगे। लास्ट में हम देखते हैं कि अगर ये एलिफेटिक अमीन है तो ये 3 से 5 ppm तक आता है। इसकी जो पोजीशन और की पीक और जो स्प्लिटिंग है वो भी डिपेंड करती है कि हम कौन सा सॉल्वेंट इसके अंदर ले रहे हैं और क्या टेम्परेचर हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पावरफुल टूल है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए अननोन कंपाउंड, द एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट एंड एनवायरनमेंट ऑफ द रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट और नॉट, और टाइप ऑफ द सॉल्वेंट विच वी आर मेकिंग द यूज ऑफ। लेकिन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिंगल इसके खुद के अकेले से ही हम कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, हमें इसके साथ साथ दूसरे और भी डेटा की जरूरत पड़ती है किसी भी अननोन कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे IR है, NMR, मास, इनके कलेक्टिव यूज से ही हम किसी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। So now we finishes this NMR spectroscopy
Now in next, thank you.